नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सवाल 10 बजे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तूफान से पहले की शांति थी वाले पोस्ट ने वर्ल्ड वॉर 3 के आगाज की ओर इशारा कर दिया। इस पोस्ट पर लिखे इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म ने ट्रंप के दिमाग में चलने वाली तबाही की उस खौफनाक साजिश को दुनिया के सामने रख दिया है, जिसे ट्रंप अक्सर अपने बयानों से जाहिर करते रहते हैं। हालांकि ईरान को लेकर ट्रंप का ये कोई पहला पोस्ट नहीं है। इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान को धमकाने के लिए कई पोस्ट रिलीज किए हैं, लेकिन इस तरह के शब्दों के साथ ट्रंप ने पहली दफा पोस्ट किया है। बारूद के ढेर पर बैठे ईरान, इजराइल और अमेरिका के लिए ट्रंप के ये शब्द चिंगारी की तरह दिखाई दे रहे हैं। ऐसी चिंगारी जिसके बारूद के ढेर से छूने के बाद दुनिया तीसरी बार तबाही का मंजर देखेगी। यानी ट्रंप के इस पोस्ट के जरिए तबाही के आने का संकेत जो है वो दिया गया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे समंदर में तूफान आने से पहले हर रोज शांति होती है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट में इट वाज द काम बिफोर द स्टॉर्म के साथ लिखा एक और टेक्स्ट भी आपको बताएंगे। ट्रंप की कैप पर लिखे इस टेक्स्ट को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की गई तस्वीर में ट्रंप की कैप पर लिखा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसका मतलब है अमेरिका को फिर से महान बनाओ। यानी ईरान के करारे प्रहार के बाद ट्रंप ने भी मान लिया है कि अमेरिका अब सुपर पावर देश नहीं रहा है। ईरान ने उससे सुपर पावर होने की बादशाहत छीन ली है। अगर ऐसा है तो इस बार जंग के मैदान में ईरान का सामना सुपर पावर अमेरिका की जगह एक ऐसे देश से है जिससे बादशाहत छिन चुकी है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच हमलों की नई लहर की शुरुआत होती है तो बेशक ईरान का हौसला अमेरिका से हाई होगा। ट्रंप की इस धमकी भरे पोस्ट ने काफी कुछ कहानी बयां कर दी है। इस पोस्ट के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। अगर ट्रंप के पोस्ट पर लिखे सभी मैसेजेस की कड़ियों को जोड़कर हम देखें तो एक बात साफ नजर आती है कि अमेरिका की नींव इस वक्त बेहद कमजोर है। फिलहाल ट्रंप ने तीसरे वर्ल्ड वॉर के आगाज की ओर इशारा कर दिया है, जिससे दुनिया की नजरें ट्रंप के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। लोग ये जानने के लिए बेचैन है, बेताब है कि ईरान को लेकर ट्रंप का अगला कदम होगा क्या। ऐसे में आज का सवाल यह है कि क्या ट्रंप सच में ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है? क्या ट्रंप ईरान पर हमला कर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत करेंगे? क्योंकि इसी तरह की जानकारी लगातार मिल रही है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ईरान में किन किन जगहों को निशाना बनाना है, ईरान पर कैसे अटैक करना है, हमला करना है, अमेरिकी सेना ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। आपको समझाते हैं कि आखिर अमेरिका कैसे ईरान पर अटैक करेगा, कैसे हमला करेगा, तो प्लान आपको बताने की कोशिश करें। अमेरिका ईरानी सैन्य अड्डों पर हमला कर सकता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है और इशारा भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है वो लगातार दिया जा रहा है। ईरान के बुनियादी ढांचे पर अमेरिका हवाई हमले कर सकता है, ये भी जो है जानकारी मिल रही है, आशंका जाहिर की जा रही है। इन सब के बीच ईरान में अमेरिका सेना उतार सकता है, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है और इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि यहां पर ग्राउंड लेवल पर जाकर वो जंग छेड़ सकते हैं। अमेरिकी सेना खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि नजर है डोनाल्ड ट्रंप की लंबे समय से और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर जो है वो तोड़ा जाए। इन सब के बीच आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कहां पर पेच अटका। आप देखिए दोनों का रुख बता रहे हैं, अमेरिका का भी, ईरान का भी। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु बम बनाना बंद कर दे, ईरान परमाणु कार्यक्रम जारी रखना चाहता है। ये एक बड़ा मसला है दोनों देशों के बीच, जिस पर बातचीत जो है अभी तक नहीं हो पा रही है। खासतौर से सेकंड फेज की जो बातचीत जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। फर्स्ट फेज की बातचीत हुई है लेकिन वो बेनतीजा रही है और सेकंड फेज की जो बातचीत है उसे लेकर दोनों ही पक्ष जो है वो समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, एक पेज पर नहीं आ पा रहे हैं। अब जरा देखिए अमेरिका का रुख, ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका के हवाले कर दे, जिस पर ईरान राजी नहीं है। ईरान का रुख है, ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका के हवाले नहीं करेगा। रशिया को देने के लिए मान गया है लेकिन अमेरिका को नहीं देगा। अब जरा समझिए, ईरान कम से कम 20 साल के लिए परमाणु कार्यक्रम टाल दे। ईरान ने कहा है कि 5 साल तक के लिए कर सकते हैं, लेकिन 20 साल की जो ये म्याद अमेरिका ने रखी है इसको नहीं मानेंगे। ये अगर हम देखें एक और पेच है जो इस पूरी बातचीत में नजर आ रहा है। कुल मिलाकर मोटे तौर पर परमाणु समझौते को लेकर ये पेच अटका हुआ है। ईरान ये भी कह चुका है कि इस पर बाद में भी बात हो सकती है। इन सब के बीच आपको बताएंगे कि ईरान को ट्रंप की धमकी कोई पहली बार नहीं है। 17 मई को तो कल धमकी दी है, जिसमें कहा है कि तूफान से पहले की शांति थी, तो क्या तूफान आने वाला है? ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट के बाद, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। 16 मई 2026 अगर डील नहीं हुई तो उनको यानी कि
ईरान को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है धमकी दी गई। सिलसिलेवार तरीके से हम देख रहे हैं लगातार ईरान को धमकी दी जा रही। 9 अप्रैल को ईरान के साथ समझौता नहीं होने तक इमारती सेना तैनात रहेगी, ये एक धमकी दी गई है। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर डेवलप करने की भी कोशिश की गई है। टैक्टिक्स के तौर पर भी देख सकते हैं, उल्लंघन करने पर पहले से कहीं बड़ी और मजबूत सैन्य कार्रवाई होगी। सीजफायर जो रेगुलेट किया गया है उसको अगर तोड़ा ईरान ने तो अटैक होगा। 9 अप्रैल को जो धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका जिक्र आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और एक सीक्वेंस है बाकायदा। 7 अप्रैल समय रहते समझौता अगर नहीं हुआ तो बड़े हमले होंगे, यानी कि समझौते के लिए मानो घुटने पर आओ। अब देखिए इसका भी जिक्र कर रहे हैं। 7 अप्रैल को आज रात एक पूरी सभ्यता मर जाएगी से लेकर तो बहुत चर्चा हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी थी अगला हमला पहले से ज्यादा बड़ा होगा, इस बात का भी जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था कि अब बहुत ज्यादा तीव्र अटैक जो है वो ईरान की तरफ किए जाएंगे और पूरी सभ्यता जो है उनकी निस्तेनाबूद कर दी जाएगी। ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ी धमकी दी गई थी। 1 मार्च 2026 का जिक्र करते हैं, अब तक का सबसे तीव्र हमला करेंगे। ये 1 मार्च 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की धमकी देकर कहीं ना कहीं अगर हम देखें स्थिति 21 मार्च को होर्मुज बंद करने पर ईरान के ऊर्जा ढांचे तबाह कर देंगे, ये भी कहा था। 30 मार्च को खारगा द्वीप और पानी पर हमले की धमकी भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई थी। तो लगातार जो है इस तरह की धमकियां यहां पर जो है वो दी जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब ये जो रीसेंट धमकी है इस पर क्या इसके मायने निकाले, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जो हैं वो जुड़ चुके। किरोड़ी सिंह जी हमारे साथ, यूके देवनाथ जी है ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं, और कमांडर भूषण दिबांज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। यूके देवनाथ जी पहले आपके पास आ जाते। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि तूफान से पहले की शांति थी, तो क्या ये शांति थी तूफान से पहले की, तो अब तूफान आने वाला है? इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को धमका रहे हैं। अब जो उन्होंने लेटेस्ट सीरीज, एक नहीं दो नहीं दर्जनों इस तरह के जो पोस्ट और कार्टून या कह लें कैरिकेचर्स डाले हैं सोशल मीडिया में, वह शायद इससे ईरान को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान को शायद किस तरह के दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखो मोनिका, डोनाल्ड ट्रंप को समझना पड़ेगा कि अगर इस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वो ईरान को चिढ़ाएंगे तो क्यों भला ईरान की आम आवाम अपनी सरकार को बोलेगी कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप की बात मान लो। यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं ईरान की जनता के ऊपर, वो कारगर नहीं होता हुआ दिख रहा, वरन मोनिका उल्टा हो रहा है। हो ये रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें वो ईरान को धमकाते हैं, ईरान की लीडरशिप को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये ईरान की जो आम आवाम है या ईरान की जो लीडरशिप है वो भी इसको डोनाल्ड ट्रंप की दबंगई मानती है और उसके बाद डरती तो कतई नहीं है, वरन उल्टा उनमें जो युद्ध लड़ने की भावना है कि अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकने हैं, वह भावना, वह सेंटिमेंट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जी जी भूषण दिवान जी, आपका क्या मानना है, क्या ये एक बार और डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट नजर आई है जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तो शांति थी, लेकिन एक और कहावत मैं इसमें जोड़ दूं कि शांति एक तरीके से पच नहीं रही है ईरान को, या फिर लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते, ये कहने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है, और इसीलिए कहा ये समंदर से पहले की शांति, माफ कीजिएगा तूफान से पहले की शांति, यानी कि अब तूफान आएगा। धन्यवाद रितु जी, मुझे पता नहीं ये कहावत जो है लातों के भूत बातों से नहीं दीवान जी, मानते। मोनिका से बात करें आप जी। सॉरी मोनिका जी, ये जो कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इसमें लातें कौन मार रहा है और भूत कौन है। क्या लातें ईरान मार रहा है, भूत अमेरिका है, या लातें अमेरिका मार रहा है? अमेरिका तो लातें नहीं मार रहा है, लातों के बारे में आवाज के तीर बाण छोड़ रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपने पहले तो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और कई सारे वॉरशिप्स अरेबियन गल्फ से हटा के आप मेडिटेरेनियन में चले गए हैं। अभी आप कहते हैं ये तो लल बिफोर द स्टॉर्म है।
तो ये आप चले गए तो वहां से आप कितने भारी अटैक कर पाएंगे ईरान पे भाई? जो आपने 28 फरवरी के बाद पूरा मार्च में 8 अप्रैल तक किए, ईरान को घुटने पे नहीं ला पाए, तो अभी क्या अचीव करोगे आप? मुझे समझ नहीं आ रही। और अभी तो आप कह रहे हो ना हम इतनी सारी फोर्स क्यों लाए मोनिका जी? हम तो लाए हैं ताकि वो अपनी ब्लॉकेड ईरान जो करके बैठा है उसको तोड़ पाए, ताकि हर शिप्स जो है ईरानियन शिप्स छोड़ के, ईरानियन पोर्ट से जो ट्रैफिक है वो हट के, उनको छोड़ के बाकी सबको हम एस्कॉर्ट ड्यूटी दे पाए, उनको हम सेफली निकाल पाए। जब आप ये सारा अपना असला पीछे हटाते जा रहे हो तो क्या होगा? और तीसरी बात, अगर आप उससे पहले जो आपने महीना भर अटैक किया, एंड एंड फरवरी से एंड मार्च तक भारी ईरान पे, घुटनों पे ईरान आया भी नहीं, और ईरान ने क्या किया? आपने हमारे पे मारा, ईरान ने की बोला तो तो हम देवांशी, आपके। ये क्या डोनाल्ड ट्रम्प ने दुनिया को चेताने के लिए, बताने के लिए ऐसा मैसेज जो है किया है, ये पोस्ट किया है जिसमें लगातार सवाल उठ रहे थे कि अमेरिका चुप क्यों है, क्या अमेरिका कमजोर पड़ गया है? तो ये बताने के लिए जस्टिफिकेशन दिया उन्होंने कि अमेरिका कमजोर नहीं है, ये तो तूफान से पहले की शांति है। नहीं, ये भी बात हो सकती है, पर मैं ये कहता हूं, एक सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इतनी बारंबार बारंबार हर 40-50 मिनट में ट्वीट करे और बोले तो उसकी वैल्यू गिरती है। कोई ध्यान से सुनता भी नहीं, और जो बोलते हैं वो खरा जब उतरता नहीं है ग्राउंड पे, तो उनकी विश्वसनीयता तो ट्वीट्स की, कहने की, बयानों की कितनी कम हो चुकी है। तो और अपनी धज पिटा रहे हैं वो। उनको एक्शन लेना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि वो चाहते हैं लड़ाई, मेरी समझ में। और जब वो ये काम करेंगे ईरान पे और उनके असेट्स जो है, एनर्जी असेट्स, अब एनर्जी असेट्स पावर प्लांट्स पे अटैक करेंगे तो ईरान ने पहले ही ट्रेलर दे दिया है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएई की है बराका में, जो पूरे गल्फ कंट्रीज के लिए एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस पर 3 ड्रोन दागे हैं। 3 में से 2 तो यूएई के पास अच्छा अच्छा एंटी एयर डिफेंस है, तो 2 तो गिराए गिराए गए। एक उनकी जनरेटर में हिट हो गया, तो वो हिट तो न्यूक्लियर प्लांट को भी कर सकता था। तो इस टाइप की जब चीज होगी तो ये आप समझ सकते हैं आपकी इसराइल के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं राइट। वो भी रेंज में आ जाते हैं। और ये जो है डिसैलिनेशन प्लांट जो है, पानी सप्लाई करते हैं गल्फ में, यूएसए का सऊदी का बहुत बड़ा पानी डिसैलिनेशन समुद्र से आता है। दुबई यूएई का बहुत बड़ा पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। तो लाइफ तो और बद से बदतर हो जाएगी। मैं तो ये समझ रहा था कि ट्रम्प साहब चाहते हैं कि एक चीज जितनी जल्दी हो सके नॉर्मल में आए, ताकि दुनिया उनको कर्ज ना करे। उनको तो बददुआएं दे रही है कि आपकी वजह से ना तो हमें तिजारत हो पा रही है, हमारी इकोनॉमी डूब रही है, हमें ऑयल तो मिल नहीं रहा है, और जो हमारा ट्रेड जाता है यहाँ से, हम पैसे कमाते हैं गल्फ में, इतना हम सामान भेजते हैं, इंडिया भी भेजता है, वो भी नहीं हो पा रहा है। सर, मुझे इसे तो लेकर लगता था अमेरिका में भी निश्चित तौर पर चिंता तो डोनाल्ड ट्रंप को भी होगी, क्योंकि किरकिरी उनकी जबरदस्त तरीके से हुई है। लेकिन इस सिचुएशन में भी इस तरह के पोस्ट वो कर रहे हैं, तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से वो मंशा उनकी है, या फिर वो मन बना रहे हैं कि एक बार फिर से ईरान के को जो है सैन्य दबाव उस पर बनाया जाए। क्योंकि अभी जिस तरह की स्थितियां हैं, जो रणनीतियों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जो बातचीत की पेशकश चल रही है, उसे लेकर तो ईरान कहीं से भी कन्विंस नहीं है। सिंह साहब, आपका क्या मानना है इस पोस्ट को लेकर? हालांकि ये बात भी सही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी बार धमकी दे दी है और वो गंभीरता कहीं ना कहीं खोती जा रही है, लेकिन फिर भी इस सिनारियो में अभी तक हम जो घटनाक्रम देख रहे हैं उसमें क्या नजर आता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ नया करने वाले हैं? देखिए मोनिका, मैं भूषण सर ने जो कुछ कहा कि एक प्रेसिडेंट बार बार जिस तरह से ट्वीट कर रहा है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। केवल ट्वीट नहीं कर रहे हैं, वो एआई जेनरेटेड फोटो और मैसेज भी ट्वीट कर रहे हैं, और कुछ जो उनके फ्रेंड्स ने या किसी ने डाले उनको रीट्वीट भी कर रहे हैं। ये एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन खैर ये उनका अपना शैली हो सकता है, अपना स्वभाव हो सकता है। लेकिन जहां तक ईरान और अमेरिका का सवाल है, युद्ध के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब देश के नाम संदेश दिया, उसमें यह कहा कि होर्मुज को खुलवाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारा तो जीरो तेल आता है वहां से, जो जिनको नुकसान हो रहा है वो खुलवाएं, हमारा कोई लेना देना नहीं, ये बात कह दी उन्होंने। दूसरी, जब ईरान ने पहला प्रपोजल दिया तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा प्रपोजल है, इस पे बातचीत हो सकती है, इस पे हम अकोमोडेट कर सकते हैं, चीजें बहुत कुछ कहा। अब जो प्रपोजल दिया है, लेटेस्ट जो 5 पॉइंट का प्रपोजल दिया है, उसके साथ उन्होंने धमकी को भी टेक किया है, और ये कहा है कि केवल यही नहीं कि लल बिफोर स्टॉर्म, उन्होंने कहा कि क्लॉक इज टिकिंग,
और नथिंग विल लेफ्ट। तो नथिंग लेफ्ट अगर आप ऐसी धमकी दे रहे हैं तो इसका मतलब यह बातचीत का प्रपोजल नहीं है। आपने तो डिक्टेट करवा रहे हैं कि ये मैंने 5 पॉइंट दिए हैं, इनको आप मान लो, नहीं तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। सिंह और साहब, वो तो ईरान पूरी ने सभ्यता खत्म करने वाले थे, वो तो इस हद तक उनके स्टेटमेंट्स हमने देखे, उनके ट्वीट्स हमने देखे, सभ्यता खत्म कर देंगे एक पूरी की पूरी। देखिए मोनिका, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। इस तरह के स्टेटमेंट देना, और वो भी सुपर पावर के प्रेसिडेंट को, बिल्कुल शोभा नहीं देता है। ये मैंने पहले भी कहा, भूषण सर ने भी कहा है। लेकिन खैर वो व्यक्तिगत तो हो सकता है, लेकिन उसके जो ग्लोबल इम्प्लीकेशंस होते हैं वो बड़े खतरनाक हो सकते हैं। अब ईरान ने रिजेक्ट कर दिया उनका 5 पॉइंट का प्रोग्राम, और रिजेक्ट करने के साथ साथ ईरान कल से अपना स्टॉक मार्केट भी 80 दिन के बाद खोल रहा है। और उसके अलावा उन्होंने जो अपने कॉमर्शियल फ्लाइट्स हैं, जो एविएशन सेक्टर है, उसको खोल दिया। अब अप्रैल में ही ऑलरेडी फ्लाइट जा रहे हैं। तो ईरान इनकी धमकियों को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है, क्योंकि ईरान को मालूम है कि वो उनकी ये स्टाइल है। क्योंकि बार बार ही कोई चीज कहते हैं तो वो उनकी एक स्टाइल बन जाती है, उसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। तो अब जो स्थिति बन रही है कि सऊदी अरब एक नए प्रपोजल पे काम कर रहे हैं, वो ये है कि नॉन एग्रेशन ट्रीटी कर लें जो गल्फ के कंट्रीज हैं सब। और वो नॉन एग्रेशन ट्रीटी को किस तरह से सैबोटाज किया जाए। तो जब इजराइल के प्रधानमंत्री के ऑफिस से ये लीक हुआ कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने युद्ध के दौरान यूएई को विजिट किया था, तो वो भी यही है कि जो नया प्रपोजल आ रहा है, जो कि यूं कहेंगे हेलसिंकी का जो यूरोप के लिए था, हेलसिंकी अकॉर्ड 70s में हुए थे, लगभग उसी तरह का प्रपोजल है। उसमें अमेरिका का निकलना भी सम्मिलित है, उसमें ईरान भी सम्मिलित है। तो ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये अपने आप पे डिपेंडेंट हो जाएं, वेस्ट एशिया के कंट्री बाहर के पावर को नहीं अलाउ करें। और इसका चीन और रशिया सपोर्ट कर सकते हैं, जो नॉन एग्रेशन ट्रीटी की वो बात कर रहे हैं, प्रपोजल है। तो ऐसी स्थिति में अब अमेरिका और इजराइल दोनों दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब नॉन एग्रेशन ट्रीटी होती है तो निश्चित रूप से ये सब कंट्री इकट्ठे हो जाएंगे। इजराइल स्वाभाविक रूप से सम्मिलित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि इसको पूरे जो प्रोसेस है इसको सैबोटाज किया जाए, और सैबोटाज करने के लिए अटैक की केवल धमकी दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप इस स्थिति में ईरान पे अटैक करने का दुस्साहस करेगा, क्योंकि 40 दिन का जो एक्सपीरियंस है उनका, और उनका जो पहला प्लान था, जिस तरीके से उससे भी उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। सर लौट रहे आपके पास, एक अपडेट जरा साझा कर ले। ट्रंप ने जो धमकी दी है उस पर ईरान की तरफ से भी करारा पलटवार सामने आ गया। ईरान ने ट्रंप के सामने 5 शर्तें रखी। ईरान ने सैन्य कार्रवाई बंद रखने की शर्त रखी है। पहले से ईरान इस बात का जिक्र कर रहा है, युद्ध में हुए नुकसान का कॉम्पेंसेशन दे दे, बिना शर्तों के अमेरिका से बात नहीं होगी। ईरान की शर्त मानना ही आखिरी रास्ता है अमेरिका के पास, ये भी ईरान द्वारा कहा गया है। तो जो इस बात का जिक्र पहले अमेरिका साफ तौर पर कर रहा था, ये आप ईरान की तरफ से भी कह दिया गया कि ईरान की शर्त मानना ही अमेरिका के पास आखिरी ऑप्शन है। यूके देवनाथ जी, अब स्थिति को किस तरीके से देखें? सबसे पहले तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये दोनों देश आपस में किसी भी तरीके से मान नहीं रहे, लेकिन इसका मेजर इंपैक्ट जो है वो एनर्जी सेक्टर पर पड़ रहा है। वहां पर किस तरह से रियायत मिलेगी? मोनिका देखो, दुनिया भर के सभी देशों में त्राही त्राही मची हुई है, खासतौर से एशिया के देशों में। यूरोप के देश तो पर्शियन गल्फ से बहुत कम तेल मंगाते थे, अपने जरूरत का कोई 4%। अमेरिका भी पर्शियन गल्फ से बहुत कम कच्चा तेल मंगाता था, अपनी जरूरत का करीबन 2%। लेकिन एशिया के सारे देश, ज्यादातर मुल्क, भारत भी अपनी जरूरत का 50 से लेकर 60% कच्चा तेल, ऑयल, गैस पर्शियन गल्फ से मंगाते थे। तो सब जगह हाहाकार है। अगर आप भारत के आस पड़ोस में देखें, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, सब जगह पर पेट्रोल डीजल की कमी हो रही है, और कीमतों में करीबन 30% का इजाफा हो गया है। जो अमेरिका के मित्र देश हैं, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, इन सब देशों में भी पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें
25% छलांग मार गई हैं। राइट। और तो छोटे छोटे एशियन मुल्क हैं जैसे कि थाईलैंड, फिलीपींस, वहां पर पेट्रोल डीजल की कीमत डबल हो गई है, 100% बढ़ गई है। तो ऐसे में दुनिया के सारे देशों को दबाव डालना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। जिस मसले पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या एक बार फिर से जंग के मूड में, जो पोस्ट उन्होंने किया है, शांति का जिक्र उन्होंने किया है और तूफान की बात की है, तो क्या वो तूफान आने वाला है? तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवनाथ जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ देखो मोनिका, कुल मिला के बात अभी ऐसी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या हमला करेंगे ईरान के ऊपर। इसके बारे में अमेरिका के अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन अलग अलग है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इमरजेंसी की हालत में अगर अमेरिका के ऊपर हमला हो रहा है, अमेरिका की सोवरेनिटी को खतरा है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति 2 महीने के लिए बिना कांग्रेशनल अप्रूवल के युद्ध लड़ सकते हैं। राइट। तो इसमें देखो जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनका लीगल ओपिनियन ये है कि अमेरिका के ऊपर तो कोई इमरजेंसी थी नहीं, अमेरिका की सोवरेनिटी के ऊपर तो किसी ने हमला नहीं किया, अमेरिका के ऊपर तो ईरान ने हमला नहीं किया। दूसरी बात, चलो जब ये डेमोक्रेट्स ने ये वाला मुद्दा कांग्रेस में उठाया तो वोटिंग हुई। अब कांग्रेस में डेमोक्रेट्स को के मुकाबले जो रिपब्लिकन पार्टी है उनको 6 सीटों की बढ़त है, बहुत छोटी सी बढ़त है 6 सीटों की। तो जब डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस में इसको चैलेंज किया कि टेक्निकलिटीज जैसा कि आप जिक्र करके बता भी रहे हैं, वो तो इजाजत नहीं देती हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि वो युद्ध छेड़ सके ईरान पर। लेकिन भूषण दीवान जी, यहाँ पर हम देख रहे थे कि यूएई को कहीं ना कहीं प्रोवोक किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि वो ईरान पर अटैक कर दे, या फिर ये काम अमेरिका इजराइल द्वारा भी तो करवा सकता है। खुद भी कर सकता है, ताकि मुझे अगर जाके वापस जाना है, वॉशिंगटन अमेरिका जाना है, तो लोकल लोग यूएई, सऊदी, ये ईरान को दबोचें, मेरे को ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड ना उतारने पड़े। मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना में फंस चुका हूं, तो मैं चला जाऊं यहां से, ये लोग संभाले कमान को। ये भी उनका आइडिया हो सकता है। पर सवाल ये है कि आप कितना सक्सेसफुल होंगे इस चीज में। अमेरिका, सऊदी के पास, यूएई के पास, कतार के पास असला तो बहुत है, पर क्या उसको चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं? मैन पावर क्वालिफाइड है क्या? उसको मेंटेन कर सकते हैं? ये सब काम कर सकते हैं? यूएई तो दिखा रहा है कुछ क्षमता भी दिखा रहा है, कैपेबिलिटी, और इंटेंशन भी दिखा रहा है अपना इरादा। तो शायद वो कुछ ईरान को रोक पाए थोड़ा बहुत। पर मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं, अमेरिका ही खाली स्ट्रांग हो गया है इस महीने के अंदर। 8 अप्रैल से समझो भी 40 दिन हो गए हैं। इसमें जो तैयारी की अमेरिका ने, इतना जखीरा उनका पेट्रियट मिसाइल का, थार्ड का इतना कम हो, इंटरसेप्टर मिसाइल्स का कम हो गया था, उसको उसने रिप्लेनिश कर लिया है। समझो कर भी लिया है, हालांकि बड़ा मुश्किल है करना, क्योंकि एक साल का इनका प्रोग्राम होता है, बहुत कॉस्टली मिसाइल्स हैं ये, नंबर 1। नंबर 2, क्या ईरान हाथ पे हाथ धर के बैठा रहा 40 दिनों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान ने अपने जो ऐसे ऐसे मिसाइल्स से अभी तक उसको यूज नहीं किया था, उनको निकालेगा, और उसने अपने लॉन्चर्स वगैरह डैमेज हुए हैं उसको भी रिपेयर किया है, और सेफ्टी में लेके आया है। महत्वपूर्ण चीज आपने जिसका भी जिक्र किया कि हथियार तो हैं बाकी देशों के पास मिडिल ईस्ट के, लेकिन वो मंसूबा, वो इरादा और वो जज्बा वो कहां से लाएंगे? हथियार हैं, लेकिन क्या हथियार चला पाएंगे? ये सब जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 10 सेकंड सिंह साहब आपके पास है, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। आपके हिसाब से क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? अमेरिका डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, लेकिन क्या वो अटैक करवा सकता है? मुझे नहीं लगता कि अमेरिका उसमें सफल होगा। और दूसरा सेंटेंस ये है कि अमेरिका अगर अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कॉस्ट अगर वो कैलकुलेट करे तो वो फेवरेबल नहीं है वार करने की ईरान के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि इस लेवल तक पेंटागन अलाउ करेगा। ट्रंप का व्यक्तिगत हो सकता है ओपिनियन है, हेगसेट भी चाहते हो,
लेकिन जो पीछे का इनपुट है पेंटागन का और वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट का, वो मेरे ख्याल से इसके फेवर में नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ जो पेंटागन दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है, उसमें बहुत इनपुट होता है, कैलकुलेशन होता है, और मुझे नहीं लगता कि वो कैलकुलेशन अब फेवरेबल है अमेरिका के अटैक करने का। पहले वार में फेवरेबल इसलिए था कि जो प्लान था, बिल्कुल सिंह साहब, माफी के साथ रुकना चाहूंगी, वक्त फिलहाल इतना ही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब अगर जंग छेड़ने का मंसूबा बनाते भी हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो कैसे करवाई जाएगी, कैसे ईरान पर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो वो दबाव बना नहीं पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो कैसे दबाव बनाया जाएगा ईरान पर, क्या फिर ये कहे कि ईरान ये दबाव बनाने में कामयाब नजर आ रहा है? घटनाक्रम तेजी से लगातार बदल रहा है, पल पल के अपडेट आपके साथ साझा करें। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।